25 फरवरी 1975 की सुबह सर्दी को पिछाड़ते हुए कोसी कोसी धूप आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। जम्मू में राजभवन के लॉन एक दुल्हन की तरह सजाए हुए थे। एक बहुत तारीखी इवेंट होने वाला था। मेहमान सारे आ चुके हुए थे। अब 9 बजे का वक्त होने वाला था जब गवर्नर ने लॉन में आना था और कौमी तराना बजना था और उसके बाद शेख अब्दुल्ला की स्वेरिंग इन होनी थी। उनको बतौर चीफ मिनिस्टर का हल्फ दिया जाना था। लेकिन देखा कि शेख तो आए नहीं हुए और पता लगा कि वो तो घर से ही नहीं निकले। फिर क्या हुआ? मेरा नाम जफर चौधरी है। आप मेरे साथ राजभवन की कहानियां सुन रहे हैं। मैं मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूँ कि राजभवन की कहानी से जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में एवोल्यूशनरी डायनामिक्स हैं उसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिन 1975 का दिन उस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अहम दिन था। ये एक रिकॉन्सिलिएशन का दिन था। ये एक ग्रैंड फ्रेंडशिप का दिन था। ये दिन था जिसमें जो माजी की तलखियां हैं उनको पीछे छोड़कर एक नया चैप्टर अपने तल्लुकात में वो दर्ज किया जाए। लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी। पिछले एपिसोड में मैं आपसे बात कर रहा था कि 1967 से ही इंदिरा गांधी को ये ख्याल था कि वो शेख अब्दुल्ला के साथ एक रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी। उनको कोडाई कनाल से दिल्ली भी ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको 1968 की जनवरी में उनको रिहा भी किया और वो अपनी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी उन्होंने। अब ये एक क्योंकि 11 साढ़े 11 साल शेख जेल में भी रह चुके हुए थे और बहुत सारी चीज़ें इस दौर में बदल चुकी हुई थी। जो खला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी। अब इसमें जब पैचअप करना होता है, एक रिकन्सिलिएशन रिप्रोचमा जब आपने करनी होती है, बड़ी सेंसिटिविटी के साथ और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, यानी वन स्टेप एट ए टाइम। तो वो एक ग्रेजुअल स्टेप्स जो हैं वो लेते जा रहे थे। शेख को राजभवन की तरफ से भी इज़्ज़त मिल रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी इज़्ज़त मिल रही थी, उनकी बातें सुनी भी जा रही थी। चलते चलते 1972 के इंतखाबात आ गए। अब 1972 के इंतखाबात में जो सबसे बड़ा क्राइसिस ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहते थे कि शेख की मेन स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उनके लिए हालात हमवार किए जाएं, वो इलेक्शन लड़ें और चीफ मिनिस्टर बनकर आ जाएं। जो ओरिजिनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट जम्मू कश्मीर में अगर चली है, जो ओरिजिनल जिसको ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो ज़रूर रही होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो ये प्लेबिसाइट फ्रंट जो था, शेख की गैर मौजूदगी में उनके दोस्तों ने बनाया। फिर शेख ने उसकी सरपरस्ती की 1955 से ऑनवर्ड। 1972 का जब वक्त आया, जब रिकॉन्सिलिएशन का एक प्रोसेस चल रहा था और काफ़ी हद तक लग रहा था कि शेख भी आमादा हो रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि किसी तरीके से शेख मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं, तब सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की कोई पार्टी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अगर आपने सारे एपिसोड अभी तक देखे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने मिलकर बनाई थी, उन्हीं में से एक साथी बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अगस्त 1953 में शेख के हाथ से छीनकर अपने कब्जे में ले ली और वो दिल्ली के साथ मिलकर कामकाज करने लगे। अब 1964 में एग्जैक्टली गुलाम मोहम्मद सादिक ने बख्शी के साथ वही किया जो बख्शी ने शेख के साथ किया था। सादिक ने बख्शी के हाथ से नेशनल कॉन्फ्रेंस छीनी और अपने कब्जा में ले ली, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 65 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया उन्होंने कांग्रेस में। 67 में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा रिवाइव किया था, लेकिन जुलाई 1972 में उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। तो उनके साथ वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर छोटा सा कोई जुज रहा था, बचा था, वो भी खत्म हो चुका था। अब 1972 के इंतखाबात में सिनारियो कुछ इस तरह से बन रहा था कि कांग्रेस होगी एक तरफ और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन होगा, अगर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होगा तो प्लेबिसाइड फ्रंट होगा। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली जो बड़े डिग्नेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो लोग उस वक्त थे और जो यहाँ पे थे, फॉर एग्जांपल जो चीफ मिनिस्टर थे सैयद मीर कासिम, उन्होंने इन राइटिंग इसको बहुत सारी जगह एडमिट किया है कि अगर इलेक्शन होता प्लेबिसाइड फ्रंट और कांग्रेस के दरमियान तो प्लेबिसाइड फ्रंट कश्मीर वादी की ज़्यादातर सीटें जीत लेते। एक तो ये मामला था।
दूसरा ये था कि फिर उस इलेक्शन की कैंपेन इस तरह से होती कि उसमें 1947 के वाक़यात की बात होती, उसमें 1952 के वाक़यात की बात होती, 1953 से के वाक़यात की बात होती। तो जो रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस कश्मीर और मरकज़ के दरमियान चल रहा था, वो सारा दरम-बरम हो जाता। तो लिहाजा बैक चैनल से किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके परसुएड किया, या हालात जो हैं वो ऐसे नासाज़ बना दिए कि प्लेबिसाइड फ्रंट ने 1972 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत हाल इस तरह से थी कि 75 मेंबर का ये हाउस था। 75 में से शायद 58 लोग जो हैं वो कांग्रेस के थे, 5 लोग जमात इस्लामी के थे और 3 लोग जनसंघ के थे, और बाकी कुछ लोग इंडिपेंडेंट थे। ये डायनामिक था, ये कॉम्पोजिशन थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। 1973 में अब जुलाई के महीने में वक्त पूरा हो रहा था गवर्नर भगवान सहाय का, और उनकी रिप्लेसमेंट देखी जा रही थी। इस दौरान एक बहुत इमिनेंट, एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड इंडियन सिविल सर्वेंट लक्ष्मीकांत झा यूनाइटेड स्टेट्स में बतौर इंडियन एम्बेसडर अपनी टर्म ख़त्म करके वापस हिंदुस्तान आ रहे थे। इस वक्त तक ये लगभग लक्ष्मीकांत झा की अभी ये 60 साल उम्र थी इस वक्त तक झा ने बड़ी से बेहतर जो पोजीशन है गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के बाहर इदारों में, वो उनमें वो सर्व कर चुके हुए थे, और जम्मू कश्मीर के मामलात के साथ भी बहुत क्लोजली वो कनेक्टेड थे। प्राइम मिनिस्टर शास्त्री के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब ताशकंद एग्रीमेंट ताशकंद में हुआ, शास्त्री थे वहाँ पे। उस वक्त ये बतौर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये खुद भी ताशकंद में थे, और झा ही थे जिन्होंने दिल्ली को इन्फॉर्म किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया, होम मिनिस्टर को और बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया कि शास्त्री नहीं रहे। शास्त्री के साथ टर्म स्पेंड करने के बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर भी रह चुके हुए थे। यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी थी कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर, ये उसके ऊपर भी रह चुके हुए थे, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर भी रह चुके हुए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर का इनके जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसमें जहाँ ने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई हुई थी, यहाँ तक कि क्योंकि जब ये बांग्लादेश वाली वार हो रही थी उस वक्त भी जहाँ अमेरिका में थे, यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के एम्बेसडर थे। तो वहाँ पे एक जो बहुत डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो उन्होंने की। वो एक एनेक्डोट है कि लेटर उसी दहाई में शायद 1978 या 79 में हेनरी किसिंजर जो लेजेंडरी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक किताब, अपनी किताब माई वाइट हाउस ईयर्स, उन्होंने किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। उसमें उन्होंने बहुत फ्लैटरिंग जो तारीफ है वो झा की लिखी हुई है, और कहा कि ये माना जाता था कि झा वाहिद ऐसे इंडियन थे जिनके बारे में पॉजिटिव और अच्छा और बाइज्जत तरीके के साथ उस किताब में लिखा हुआ था। तो लिहाजा एक बहुत इंटरनेशनल रेपुटेशन के आदमी थे झा। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इकोनॉमिस्ट थे। आज भी उनको अगर झा को अगर याद किया जाता है तो एज ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट से बेहतर है उनको बतौर इकोनॉमिस्ट याद किया जाता है। जून के महीने की बात है, जून 1973 के महीने की बात है, जब ये दिल्ली आए तो इंदिरा गांधी ने इनको याद किया, इनके साथ मुलाकात की। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के ऊपर भेजना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो मैं बहुत काम करके आया हूँ। इन्होंने कहा मैंने आपको कश्मीर भेजना है, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के। तो जहाँ कहते हैं कि मैं तो आज तक कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं रहा, कभी डीसी भी नहीं रहा, तो यानी ये रियासती सतह के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मेरा कोई तजुर्बा ही नहीं है, तो शायद मैं बतौर गवर्नर फेल हो जाऊंगा। तब एक लंबी मुलाकात में इंदिरा गांधी ने अपने घर पे इनको एक पूरी कंप्लीट बैकग्राउंड दी। उन्होंने कहा कि मैं एक लंबे वक्त से कोशिश कर रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप लेकर हम शेख के साथ एक रिकॉन्सिलिएशन की अप्रोच है वो हमने अडॉप्ट की हुई है, और उसको हम मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं। हम शेख को लाना चाहते हैं कि वो अग्री करें कि जो उन्होंने पीछे कैंपेन की है उस कैंपेन को वो छोड़ दें, और एक्सेशन को वो फाइनली कहें कि यही फाइनल है। तो उसके लिए हम एक बड़ी डील करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ, अगर आप जाएंगे तो शायद इसको पाए तकमील आप पहुंचा पाएंगे। इन अल्फाज के साथ उन्होंने झा को तैयार किया। तो लिहाजा 3 जुलाई 1973 को झा ने आके गवर्नर भगवान सहाय को रिप्लेस किया, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर श्रीनगर में इनकी ओथ हुई, कारोबार संभाल लिया। अब झा ने थोड़ी थोड़ी करके आउटरीच जो है वो करनी शुरू कर दी, और उस वक्त कासिम की गवर्नमेंट थी। कासिम खुद दरअसल ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मेरे ख्याल से ये तारीख में पहले एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे होंगे जिन्होंने 1972 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब असेंबली में भी उन्होंने तकरीर की थी, और असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी उन्होंने कई बार ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी
कि अगर शेख अब्दुल्ला मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आना चाहें तो वो कुर्सी छोड़ देंगे और शेख अब्दुल्ला आकर पावर में आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत नेगोशिएशन के दौर चल रहे थे। अब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो हैं वो एक पेज के ऊपर आ गए। दिल्ली को भी इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया कि राजभवन और चीफ मिनिस्टर इकट्ठे मिलकर ये काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला की अपीजमेंट भी होती थी, उनकी बातें सुनी भी जाती थी, उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है ये चल पड़ा था। इन्हीं दिनों एक फॉर्मली जो नेगोशिएशन ग्रुप जो है वो बना दिया शेख अब्दुल्ला ने और इंदिरा गांधी ने आपस में मिलके। जी पार्थासारथी जो इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और मिर्ज़ा अफजल बेग जो शेख अब्दुल्ला के बहुत खास करीबी जो कलीग थे वो शेख अब्दुल्ला को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से करके इन्होंने एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसने शेख अख्तियार की एक डॉक्यूमेंट की, जिसको बोलते हैं इंदिरा शेख एग्रीमेंट। कई तरीकों के साथ नाम से उनको बोला जाता है, लेकिन पॉपुलर नाम उसका यही है, इंदिरा शेख एग्रीमेंट। और इंदिरा शेख एग्रीमेंट के जो एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं उनको 13 नवंबर 1974 को दिल्ली में उनके ऊपर दस्तखत हुए। बेग ने और पार्थसारथी ने उसको साइन करके उसको फाइनल शेप दे दी। 13 नवंबर का दिन इसलिए भी चुना गया था क्योंकि 14 नवंबर को नेहरू साहब का जन्मदिन होता था, और इंदिरा गांधी के जहन में ये बात थी कि मेरे वालिद के ये दोस्त थे, लेकिन मेरे वालिद की अजियतों के ये शिकार भी हुए थे। अब जब 14 नवंबर का दिन होगा तो उस दिन की अखबारात में इस एग्रीमेंट के ही चर्चे होंगे, तो वो एक हिस्टोरिकल जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो भी बन जाएगा। अब एग्रीमेंट तो बुनियादी तो एग्रीमेंट में तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि फलां इस्तीफा देगा तो फलां चीफ मिनिस्टर बनेगा। एग्रीमेंट में ये था कि बातचीत हुई, और उसके बाद ये था कि शेख अब्दुल्ला ने अग्री किया कि जो एक्सेशन है जम्मू कश्मीर का वो इंडिया के साथ फाइनल है और इर्रेवोकेबल है। मामला ही असल में ये था कि 1955 के बाद जो शेख अब्दुल्ला और उनकी कैंपेन सारी थी वो एक्सेशन को आप क्वेश्चन कर रहे थे। प्लेबिसाइड फ्रंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका पर्पज़ ही यही था कि प्लेबिसाइड करवा के लोगों की विल जो है, उनकी मर्जी है, वो जानी जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। एक इतना पॉपुलर लीडर जो ये कैंपेन चला रहा हो 20 साल के लिए कि ये सवाल अभी भी खुला है कि हमने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के जाना है। जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी ने ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी जो शेख अब्दुल्ला से ये एग्री करवाया था कि एक्सेशन फाइनल है और इर्रिवोकेबल है, अनक्वेश्चनेबल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं। अब बड़ी बात ये थी कि 1953 से लेकर 1974 तक जो मरकजी कवानीन जम्मू कश्मीर में नाफज हो गए थे उनका क्या किया जाए। इस एग्रीमेंट में गोल मोल तरीके के साथ बात की कि जो अनऑल्टरेबल अनअमेंडेबल जो कानून है उनमें कुछ भी नहीं तरमीम की जाएगी, लेकिन जो ऑल्टरेबल हैं, अमेंडेबल हैं, उनको रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू करके अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल आता है टाइम टू टाइम, उनको केस बाय केस एग्जामिन करके सदर के सामने रखा जाएगा, और सदर आर्टिकल 370 को इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ थी, लेकिन ऐसा हुआ बाद में कुछ भी नहीं। कोई भी कानून जो है जो 53 से लेकर 74 तक लगा था उसमें कोई भी कानून जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये इनका एग्रीमेंट हो गया। अब फर्दर प्रोसेस के अब ये जो है वो एग्री पाया गया इनके दरमियान जो है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट, जो एग्री पाया गया कि शेख अब पावर में वापस आएंगे और सैयद मीर कासिम जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस्तीफा देंगे। असेंबली की जो फ्लोर पोजीशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है 58 मेंबरान 75 में से उनके पास ऑलरेडी थे। तो ये तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, ये आप कहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे नए नंबरान। तो ये डिसाइड किया गया कि कासिम ही स्टेप डाउन करेंगे, उसी असेंबली को टेक ओवर कर लेंगे शेख। अब 15 फरवरी 1975 को प्लेबिसाइड फ्रंट की एक जो वर्किंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग की सदारत मिर्ज़ा अफजल बेग ने की। उसमें जो ये एग्रीमेंट है इंदिरा शेख एग्रीमेंट, इसको वहाँ पे रखा गया और उस मीटिंग में उसको डिस्कस करके उसको एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है यही बात करते हैं। और इसी के साथ प्लेबिसाइड फ्रंट को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। यानी आखिरी वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंज कर रही थी उसको डिसॉल्व कर दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंदिरा गांधी के लिए। इसी फरवरी के महीने में ही 22 फरवरी को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई दिल्ली में, और वहाँ पे सैयद मीर कासिम ने अपना इस्तीफ़ा दिया।
देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो जम्मू आए हुए थे इस सारी कार्रवाई को जो है वो अंजाम देने के लिए। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंप दिया और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब वो इस्तीफा फॉरवर्ड करना था गवर्नर को। यहाँ पे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें ये प्रपोज किया गया कि शेख अब्दुल्ला को अब इलेक्ट किया जाएगा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर। अब वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर होते हैं तो वही इनाबल करता है गवर्नर को कि वो उनको पार्टी के लीडर के तौर के ऊपर दावत दे सकते हैं कि आइए आप आकर सरकार बनाइए, आप आकर अपनी गवर्नमेंट बनाइए। शेख अभी उस दिन जम्मू में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। देर शाम की ट्रेन उन्होंने पकड़ी और 23 फरवरी की सुबह वो जम्मू पहुंचे। और जम्मू में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी, ये बातचीत सारी जो है ये हो रही थी। ये 24 तारीख की बात है, मतलब 23 को बहुत सारी मीटिंग, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग जो है ये बहुत सारी चीज़ें हुई। 24 तारीख की मीटिंग में अब शेख अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट करना था कहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, ज्वाइन करना था कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग को उन्होंने ज्वाइन करना था, जहाँ पे सर्वसम्मति के साथ, कंसेंसस के साथ उनको कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाना था, यानी लीडर जो है वो बनाया जाना था। उसके बाद उनका बाकायदा तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट या स्वेरिंग इन हो जानी थी बतौर चीफ मिनिस्टर। इस दौरान कांग्रेस के अंदर कुछ लोग थे जो वो बिल्कुल एक डिवाइसिव उनकी अप्रोच थी। ये कासिम और इनके साथी वगैरह ये तो इंदिरा गांधी की सारी अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो जम्मू बेस्ड लीडर थे वो सारे एक पेज के ऊपर नहीं थे, जिनमें से नुमायां तौर के ऊपर डॉक्टर करण सिंह, गिरधारी लाल डोगरा और कुछ और लोग। डोगरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो शेख के साथ लंबा काम कर चुके थे, कई बार जो है वो उनके साथ बेवफाई के सबूत दे चुके हुए थे। इसमें अब लोग जो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द वहाँ पे लोग थे उनको वो बार बार इतला दिए जा रहे थे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वैसे नहीं होना चाहिए था। एक कॉन्स्पिरेसी का माहौल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। लेकिन बीच में किसी ने गौर किया, उसने कहा कि अगर शेख कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर चुने जाते हैं, इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का यूनिट है वो आपने शेख अब्दुल्ला के हैंड ओवर कर दिया। अब शेख कांग्रेस के लीडर हैं तो किसको कांग्रेस में रखना है, किसको कांग्रेस से निकालना है, ये जुम्मेवारी कॉलोनी की होगी, यानी ये अख्तियार जो है ये अथॉरिटी कॉलोनी के पास होगी। कांग्रेस में किन नए लोगों को शामिल करना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनेगी, यानी जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर के अंदर वो तो ख़त्म हो गई। अब उसकी जो सारी अथॉरिटी है वो शेख अब्दुल्ला के पास आ गई। अब ये वो लोग थे, इनको अपनी भी बड़ी परेशानियां थी कि ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आज की डेट में 1975 में अगर इस दौरान कोई नया सियासतदान पैदा हुआ हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्लास तो वो सारी हुई थी ना प्री 1953 की क्लास, जिन्होंने बड़ी बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदला, वो बदला, वो बदला, तो अब यहाँ तक ये नहीं, वो सारे वो लोग थे जो शेख की नज़रों में सारे बेवफा थे, धोखेबाज थे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि अब वापस शेख की कमांड के अंदर जाया जाए। इंदिरा गांधी के साथ भी दिल्ली में किसी ने बात की, उनको भी समझ आया कि आज अगर शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और बाद में उनको एक प्लान बनता है कि वो उसको वापस पूरी की पूरी कांग्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो कांग्रेस तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया देवकांत बरुआ जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। बरुआ के लिए अब उन दिनों में मोबाइल, व्हाट्सएप, जो बाकी चीज़ें तो थी नहीं। बरुआ का पता ना चले कि वो कहाँ पे हैं, बहुत टेलीफोन किए, कुछ पता ना चला वो कहाँ पे हैं। मीटिंग को रह गए थे सिर्फ 45 मिनट। तब इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया गवर्नर एल के झा को और झा को बोला कि ये एक बड़ी दिक्कत हो गई है, इस चीज़ को आपने प्रिवेंट करना है कि शेख कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर नहीं इलेक्ट होने चाहिए, बजाय इसके कि वो हाउस के लीडर इलेक्ट हो जाएं, या किसी भी तरीके से जो है इस मामले को आप संभाल लीजिएगा। अब ढूंढना शुरू कर दिया, इन्होंने जो झा के लोग थे इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि देवकांत बरुआ कहाँ पे, क्योंकि बात तो देवकांत बरुआ के साथ होनी थी जो कांग्रेस के लीडर हैं, या कासिम के साथ होनी थी कि आप इसको इस तरह से प्रपोजल को नहीं बल्कि इस तरह से कीजिए। शेख के साथ ये बात थोड़ी होनी थी। लेकिन गवर्नर साहब भी जो है वो देवकांत बरुआ को नहीं ढूंढ पाए, पता नहीं किसके घर बैठे हुए थे, चाय पी रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को पता नहीं था कि बरुआ कहाँ पे हैं। अब उनका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया शेख अब्दुल्ला के साथ। उन्होंने कहा कि आप बमेहरबानी आप राजभवन आ जाएं, यहीं पे चाय का कप पीते हैं तो कुछ बात भी कर लेते हैं। ये चले गए राजभवन। राजभवन में बैठे तो बात बात हुई, तो वहाँ पे ये इनके राजभवन पहुँचने से पहले पहले ही उनका कांटेक्ट हो गया देवकांत बरुआ के साथ भी,
और वो कहीं राजभवन के नज़दीक ही थे। वो शेख के भी राजभवन पहुंचने से पहले राजभवन पहुंच गए, उन वहाँ पे बैठे हुए थे। इन द मीनवाइल शेख भी पहुंच गए और थोड़ी देर में 10-1 मिनट के वक्फा के बाद मिर्ज़ा अफजल बेग भी आ गए वहाँ पे। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इन दिनों की, कि ये जब एग्रीमेंट हो रहा था, नेगोशिएशन हो रही थी, तो शेख ने ये कहा कि भी मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, एक्सेशन भी मानने के लिए तैयार हूँ, सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ, उसको इर्रिवोकेबल है, अनक्वेश्चनेबल है। लेकिन जब मैं वापस मनसब के ऊपर बहाली होगी मेरी, जब मैं वापस चीफ यानी पावर में आऊँगा, तो मेरे ओहदे का नाम जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो एग्रीएबल नहीं है, क्योंकि ये अब सारी चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं, इसको अब हम मान नहीं सकते। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कभी मत लिखना, आप इसको वजीर आजम लिखा करना। उन्होंने कहा नहीं, ये रिडिकुलस हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे कि वजीर आजम, फिर हिंदुस्तान की एक रियासत में फिर इतना कुछ करने का फ़ायदा क्या होगा, वजीर आजम तो नहीं होगा। अब इन्होंने एक प्रपोजल दिया, इन्होंने कहा कि चलिए वजीर आजम नहीं, तो जो चीफ मिनिस्टर की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो है वजीर आला। तो क्या मैं अपने आप को हमेशा वजीर आला एड्रेस कर सकता हूँ, या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, कागजी कार्रवाई सारी होती है, उसमें क्या वजीर आला के तौर के ऊपर हो सकते हैं? तो इसके ऊपर कुछ नरम नरम ही बात रही, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं आई और बहुत कोई बड़ा मामला भी नहीं बना। अब जब ये राजभवन में आकर बैठे हुए थे, तो देवकांत बरुआ बैठे, तो वो मजाक उड़ाने लगे, चुटकी लेने लगे शेख के साथ। वो कहते, शेख साहब आप क्या अड़े रहते हैं इन सारी चीज़ों में कि जी मुझे वजीर आला बनना है, मुझे ये बनना है, वजीर आजम बनना है। अब जो टेक्निकल है, चीफ में बनेंगे तो आपके पास पावर्स, अख्तियारात, सारी चीज़ें तो चीफ मिनिस्टर जैसी होंगी, बनेंगे तो आप चीफ मिनिस्टर ही। तो शेख बीच में थोड़ा थोड़ा जो है वो इस चीज़ को, इसको लेकर इरिटेट भी हो रहे थे, लेकिन बात जो है वो सारी एक खुशगवार माहौल में हो रही थी, तो मजाक मजाक में गुजर रही थी बात। इन्होंने कहा, ये बरुआ ने कहा कि मैं पर्शियन में जो फारसी है उसमें मैं बड़ा शौक रखता हूँ। तो दरअसल ये होता है कि बड़ी चीज़ जो होती है वो वजीर ही होता है। अब आज़म हो, आला हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिन लोगों को कोई दूसरी लैंग्वेज जो है वो कम आती है, लेकिन शौक उन्होंने रखा हुआ, तो उनको लगता है कि मुझे अल्टीमेट उसकी नॉलेज है, तो उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। इसको लेकर शेख थोड़ा सा बुरा मना गए। वो कहने लगे कि, तो बरवा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ वजीर ही रखिए अपना टाइटल। तो शेख बुरा मना गए। तो शेख कहते कि यार अब आप मुझे उससे भी नीचे लाना चाहते हैं। बहरकैफ ये मजाक वजाक की बात खत्म हुई, तो एल के झा गवर्नर साहब ने बात छेड़ी। उन्होंने कहा, शेख साहब वो मीटिंग होने वाली है, आप शायद मीटिंग के लिए देरी हो रही होगी, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कर रहे हैं आप, क्या हो क्या रहा है मीटिंग में? तो बरवा ने कहा, ये बनने लगे हैं, फैसला किया हुआ है। जब ये 22 तारीख को इस्तीफ़ा दिया था सैयद मीर कासिम ने, तो उसमें ये फैसला किया था कि ये कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बनेंगे। तो गवर्नर कहने लगे कि नहीं, आप कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर इनको क्यों बना रहे हैं? इनको लीडर ऑफ द हाउस बनाइए ना, आप इनको इलेक्ट कीजिए लीडर ऑफ द हाउस, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेग बैठे हुए थे, तो बेग थोड़े सारे काफ़ी श्रूड थे। बेग ने कहा कि कुछ ना कुछ ज़रूर दिल्ली में हुआ है, या जम्मू और दिल्ली के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से कोई आफ्टर थॉट है, कोई सेकंड थॉट है, आप हमें घुमा घुमा के किसी नई बात में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब झा जो है, झा भी बहुत समझदार, बहुत गजब के समझदार आदमी थे। झा ने कहा, देखिए जी, मैं तो बिल्कुल एक सिंपल सी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ मैं, कि लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी रिड्यूसेस यू टू जस्ट वन सिंगल पार्टी, आप उसके लीडर बने हैं। लेकिन जो लीडर ऑफ द हाउस है, वो एक ऊंची चीज़ है, वो एक बड़ी चीज़ है, उसमें बाकी पार्टियां भी हैं, कुल पार्टियों के मिला के आप लीडर बन गए, तो आप एक बड़ा ओहदा आपका आ गया। तो आप इस तरह से कीजिए कि लीडर, मैं तो सिर्फ टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल बात आपको जब इन्होंने कहा ना कि जो लीडर ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो एक छोटा ओहदा है, और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो बड़ी पोजीशन है, तो एक साइकोलॉजिकली वो चीज़ जो है वो हिट कर गई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये चीज़ बेहतर है, ऐसे ही कर लेते हैं। वो एग्री कर लिया उन्होंने, और उसके बाद ये चले गए, डायरेक्ट जो है जो मीटिंग हो रही थी उसमें चले गए। अब मीटिंग जब हो गई, कई घंटों तक वो मीटिंग चली। हाँ, इस मीटिंग में जाने से पहले जो है, अभी ये गुफ्तगू सारी चल ही रही थी, अचानक से वहाँ पे डॉक्टर करण सिंह आ गए। अब इन दिनों में ये मरकज़ी वज़ीर हुआ करते थे। तो डॉक्टर करण सिंह जो है वो शेख अब्दुल्ला के साथ बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे। इस दौरान भी जब नेगोशिएशन चल रही थी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई कोशिश जो छोड़ी नहीं,
कि ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, शेख वापस पावर में नहीं आना चाहिए। तो ये राजभवन में बातचीत चली रही थी, तो करण सिंह आ गए। करण सिंह ने कहा, ओहो शेख साहब मुबारक है, मुबारक है, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये शेख के लिए एक टॉन्ट था। दरअसल बात ये थी कि शेख के माइंड में ये बात थी कि अगर कुछ बेहतर चीज़ें रहती हैं तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली जाए, लेकिन ये उनके और इंदिरा गांधी के दरमियान बात होती थी। जब करण सिंह ने ये उनको टॉन्ट मारा तो शेख थोड़े तो इरिटेट ज़रूर हुए, लेकिन तब झा साहब ने कहा कि मीटिंग का वक्त हो गया, आप जाइए और अपनी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कीजिए, शेख साहब को इलेक्ट कीजिए एज लीडर ऑफ द हाउस, उसके बाद बाकी बात करते हैं। ये चले गए। और जब ये चले गए, वहाँ पे मीटिंग हुई, कई घंटों तक वो मीटिंग चली। मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी थे जो जम्मू कश्मीर के, शांतनु बनर्जी या कुछ ऐसा नाम था, मिस्टर बनर्जी, एस बनर्जी उनका नाम था। बनर्जी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शेख अब्दुल्ला की स्पीच के जो एक्सकर्प्ट्स हैं वो उन्होंने शेयर किए, कि उन्होंने कहा कि ये स्पीच की शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त जबकि वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर चुने जा रहे थे। वो असल में मिसकम्युनिकेशन हो गया राजभवन और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के बीच और जो कांग्रेस के बाकी लीडर थे कासिम वगैरह, लेकिन ये बात कुछ खासी ज़्यादा नोटिस नहीं हुई। टेक्निकली जो है शेख अब्दुल्ला इलेक्ट तो हुए थे लीडर ऑफ द हाउस, ना कि लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। तो अब गवर्नर ने फार्मली उनको रिटर्न इनविटेशन भेज दिया कि कल सुबह 9 बजे आपने ओथ लेनी है। शाम को एक वाकया और हो गया। असल में दिन की डेवलपमेंट थी, लेकिन शाम को उनके सामने वो डेवलपमेंट आ गई। अब 24 तारीख की बात है कि 24 फरवरी की बात है। 24 फरवरी को ये जो कश्मीर अकॉर्ड का मसौदा है, ये इंदिरा शेख अकॉर्ड जो है, इसका मसौदा जो है, ये इंदिरा गांधी ले गई पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था, तो उन्होंने टेबल ऑफ द हाउस के ऊपर इसको कॉपी को दे दिया, यानी सारे मेंबर्स में कॉपी सर्कुलेट कर दी और वहाँ पे तकरीर की इंदिरा गांधी ने कि हमने ये बड़ी डील की है शेख अब्दुल्ला के साथ। तो जाहिर है ऑल मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने इंदिरा गांधी को मुबारक दी कि आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिलवाकई ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बीच में कुछ अपोजिशन से यहाँ वहाँ से कहते हैं हमने अखबारात में पढ़ा है कि जो शेख अब्दुल्ला जब बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर के नाम से नहीं जाना जाएगा, उनको वजीर आला के नाम से जाना जाएगा, वजीर आला के नाम से जाना जाएगा। इसके ऊपर इंदिरा गांधी ने कहा कि वो वहाँ पे किसी भी नाम से जाने जाते हों, जब वो दिल्ली में आएंगे तो हमारे लिए तो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे ना, हमारे लिए तो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। एक तो ये बात थी। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इसी के ऊपर वजीर आला, वजीर आजम और कुछ चीज़ों के ऊपर बात हुई। तो इंदिरा गांधी ने कहा देखिए, जो घड़ी की सुई है उसको वापस तो नहीं ले जाया जा सकता, यानी एग्रीमेंट में लिखा था कि कुछ चीज़ें जो जिनको तब्दील करना होगा वो तब्दील की भी जा सकती हैं, लेकिन तकरीर में उन्होंने कह दिया कि घड़ी की सुई को वापस तो नहीं ले जाया जा सकता। ये दिन में पार्लियामेंट में ये सारी बात हो गई, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि ना तो उस वक्त तेज़ रफ्तार वाला टेलीविज़न था, ना इंटरनेट था, तो ना व्हाट्सएप था, ना कोई चीज़ थी। अब आपको रेडियो के बुलेटिन का इंतज़ार होगा, शाम को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और वैसे भी दिन में जब ये सारी कार्रवाइयाँ जम्मू में चल रही थी, तो दिल्ली में क्या चल रहा था उसका जम्मू में कुछ खास पता नहीं था। उस रात को एक डिनर था, जस्टिस देवीदास ठाकुर के घर में डिनर था। वो एक जो देवीदास ठाकुर कैसे इस सारे सिस्टम के अंदर आ गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन का एक मुद्दा है। लेकिन क्विकली ये है कि अब शेख जब बन रहे थे चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना उनके साथ था नहीं कोई, तो कांग्रेस से किसी को वो मिनिस्टर अभी लेना नहीं चाहते थे। वो बाद की बात है, वो भी एक बड़ा मसला था कि भी क्या हुआ जब कांग्रेस वालों को लिया गया। तो वो कम से कम सिर्फ 3 लोगों को वो अपने साथ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, ताकि कश्मीर को, जम्मू को और लद्दाख को जो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। कश्मीर से तो मिर्ज़ा अफजल बेग उनके साथ थे, लद्दाख से सोनम नरबू को ले लिया, जम्मू से अब वो ढूंढ रहे थे कि कौन हो। उनकी बहुत कंसिडरेशंस थी कि कौन हो, कोई कांग्रेस की बैकग्राउंड से ना हो तो बेहतर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या किसी पार्टी की बैकग्राउंड से ना हो तो बेहतर है, कोई राजपूत हो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो लिहाजा किसी ने सजेस्ट किया कि हाई कोर्ट के जज हैं देवीदास ठाकुर, उनको आप ले लीजिए। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जिस दिन वो देवीदास ठाकुर की रिटायरमेंट पार्टी, यानी रिज़ाइन किया उन्होंने, रेजिग्नेशन के बाद जब उनकी फेयरवेल पार्टी थी हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में,
तो एक लंच होस्ट किया हुआ था वहाँ पे, उसमें शेख अब्दुल्ला भी गए थे। ये फरवरी से कुछ पहले दिनों की बात है। उसमें शेख भी गए थे और मिर्ज़ा अफजल बेग भी उनके साथ थे। तब तक शेख डीडी ठाकुर के साथ मिले ही नहीं हुए थे। तो उन्होंने मिर्ज़ा अफजल बेग को कहा, ये एग्जैक्ट उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा स्पॉट द मैन फॉर मी, कि मुझे बताओ वो हैं कौन। तो उन्होंने बताया कि वो फलां हैं डीडी ठाकुर। तो खैर उसके बाद काफ़ी दोस्ती वोस्ती और वो सारे प्रोसेस का जो है वो पार्ट बन गए। तो 24 फरवरी की रात जब ये सारी तैयारियां हो चुकी हुई थी, दिन में वो लीडर भी चुने गए, लीडर ऑफ द हाउस भी चुने गए, गवर्नर ने उनको फॉर्मल इनविटेशन भी दे दी। इन सारी चीज़ों के कंप्लीशन के ऊपर देवीदास ठाकुर ने अपने घर में एक डिनर रखा हुआ था। उस डिनर में गवर्नर साहब भी थे, उसमें शेख अब्दुल्ला भी थे, कांग्रेस के बाकी लोग भी थे, यानी बड़े पॉलिटिकल लीडर। एक सिलेक्ट सा डिनर, जो 15-20 लोग जो उस डिनर पे, करण नगर उनके घर में डिनर था। ये डिनर करने के बाद शेख अब्दुल्ला आए अपने यहाँ, तो उन्होंने रेडियो पे खबर सुनी और उसमें ये बात सुनी जो दोपहर को पार्लियामेंट में जो तकरीर हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो वजीर आला हों। वजीर आला है तो चीफ मिनिस्टर ही होता, कि वो वजीर आला रहे वहाँ पे अपने यहाँ, लेकिन दिल्ली में तो जब भी आएंगे तो चीफ मिनिस्टर ही बनकर आएंगे। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें 1953 से लेकर अभी तक हो गई वो तो अब वापस नहीं हो सकती। इससे शेख डीपली एनॉय हो गए, डीपली एनॉयड भी हो गए और वरिड भी हो गए। वरिड इन द सेंस कि जो कश्मीर के लोग हैं, जिनके साथ नवंबर से लेकर अभी तक बातचीत, जब से कश्मीर एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये इंदिरा शेख एग्रीमेंट साइन हुआ है, कि जो कश्मीर के लोग हैं वो सारे कहेंगे कि शेख अब्दुल्ला ने सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो सारी आइडियोलॉजी है वो बेच डाली, जो सारी डिमांड्स हैं उनका कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, एक बहुत बड़ा सौदा करके बिल आखिर बने क्या, चीफ मिनिस्टर। लेकिन पहले जब थे तो तब प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये शेख को डिस्टर्ब कर रही थी। उन्होंने ना गवर्नर को इतला की, ना सैयद मीर कासिम को की, ना देवकांत बरुआ को की, ना इंदिरा गांधी को इतला की। वो सुबह अपने घर में बैठे रहे। ओथ की तैयारियां राजभवन में सारी हुई हुई हैं और शेख वहां पे आए ही नहीं। 9 बजे पूरे, यानी ये 25 फरवरी 1975 सुबह 9 बजे पूरे, जब गवर्नर झा को पता चला कि शेख अब्दुल्ला तो आए ही नहीं है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो टेलीफोन करें शेख साहब को, बोलें लेट हो गए आप आ जाइए, या अपने एडीसी को भेज दें, या चीफ सेक्रेटरी को भेजें, या किसी को भेजें, जाओ यार शेख साहब को गाड़ी में बिठा कर ले आओ। अंडरस्टूड थी, जब बड़े ओहदों के ऊपर लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। अंडरस्टूड थी ये बात कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है। तो तब उन्होंने, जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था, सैयद मीर कासिम, उनको भेजा शेख साहब के पास उनके घर में। उन्होंने शेख से जाके बात की, उन्होंने बताया कि यार ये बात हुई है और इस मेरे साथ तो धोखा हो रहा है पूरी तरह से। तो कासिम ने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनना चाहते हैं। अब पूरी पार्लियामेंट का जो नज़ला है वो अपने ऊपर कैसे गिराया जाता है, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो जाती हैं, ये तो चलो एक स्टेटमेंट है, लेकिन चीज़ें लगभग मोर और लेस वैसे ही होंगी जैसे एग्रीड हैं। इनकी मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ। तो लिहाजा प्लीज़ आप तैयार होइए और चलिए ओथ लेने के लिए। तो ये कोई 30 से 45 मिनट के वक्त में ये क्विक उन्होंने नेगोशिएशन की और लेकर वो शेख अब्दुल्ला को पहुँचे राजभवन में। वहाँ पे उनकी ओथ हुई बतौर चीफ मिनिस्टर। 8 और 9 अगस्त की दरमियाना रात 1953 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब 25 फरवरी 1975 को बतौर चीफ मिनिस्टर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो वापस आए और उनके साथ 3 मिनिस्टर्स की ओथ हुई, डीडी ठाकुर, सोनम नरबू और मिर्ज़ा अफजल बेग। ये दौर बहुत दिलचस्प था। 1975 को एक वाटरशेड मोमेंट जो है वो कई तरीकों के साथ कहा जाता है। अगर आप मरकज़ी पर्सपेक्टिव, सेंट्रल पर्सपेक्टिव के साथ आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, या ब्रॉडर नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ देखें, तो जो लास्ट लीडर था, क्रेडिबल, टॉल लीडर, पॉपुलर लीडर, पावरफुल लीडर, जिसको सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत लोग जानते थे ज़ाती तौर के ऊपर कि ये एक बड़ा लीडर है वहाँ का और इसका क्या ख्याल है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। उसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने और उनके जो करीबी सारे लोग थे, उनको उस सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से अग्री करवा के किसी तरीके से मेन स्ट्रीम लाया और अब इंडिया के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कश्मीर में वो एड्रेस
हो चुका था। लेकिन कश्मीर के पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप देखें तो बाद में लोग सवाल पूछते रहे शेख अब्दुल्ला से। उन्होंने कहा कि बात सुने कि अगर आपने वही चीफ मिनिस्टर ही बनना था और ये सारी चीज़ें इसी तरह से अग्री कर लेनी थी आपने, तो ये 1953 से लेकर 74 तक आप करते क्या रहे? 53 से 74 तक जो भी चीज़ें हुई, जिसमें 11 साढ़े 11 वो साल जेल में भी रहे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों को ट्रबल हुई ना। जिस दिन शेख अरेस्ट हुए थे, शेख ही अकेले थोड़े अरेस्ट हुए थे, 22 लोग तो उसी दिन ही हुए थे, लेकिन उसके बाद कई लंबे वक्त तक जो भी शेख की हिमायत में निकलता था तो उसको उठा के जेल में डाल देते थे। तो कहते ये आपने जो इतने लंबे वक्त तक 22-23 साल तक ये आपने किया क्या? तो इसके ऊपर किसी वक्त एक बड़ा मशहूर बात कही जाती है कि किसी वक्त इसके ऊपर मिर्ज़ा अफजल बेग ने कहा था कि वो 22 साल जो हैं वो सियासी आवारागर्दी के दिन थे, तो अब हम वापस आए। ये इस सारी चीज़ हो जाने के बाद ये जो प्लेबिसाइट की बात है ये दोबारा भी रिवाइव हुई थी और शेख अब्दुल्ला के ही हाथों रिवाइव हुई थी, बड़े एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बारे में बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। गवर्नर लक्ष्मीकांत झा का अब 75 से लेकर उनकी टर्म के एंड तक जो रोल है वो किस किस्म का रहा जम्मू कश्मीर में, बड़ी दिलचस्प कहानी है। गवर्नर की टर्म नॉर्मली 5 साल की हुआ करती थी, लेकिन ये 8 साल रहे। ये क्या वजह थी कि भी 8 साल तक बने रहे? या तो 5 साल या फिर टर्म आपकी रिन्यू हुई तो 10 साल हो गई, लेकिन इनको 6 महीने और साल और 6 महीने और ऐसे करके ये 8 साल तक हुई। वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। ये बाकी बातों के ऊपर चर्चा होगा आने वाले एपिसोड में। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैनी मैनी थैंक्स।